this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains and as you all know कि हम CBSE के थ्रू जो रिलीज हुआ है क्वेश्चन बैंक उसके सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं. So we have discussed the multiple choice questions that is extract based questions of the chapters till the poem animals. ठीक है, तो जितने भी chapters हैं and all the poems जो कि animals तक given है क्वेश्चन बैंक में we have already discussed that in the previous 3 videos. So if you have not checked it out you can definitely go and watch those videos. Now in this one we are going to continue with the remaining chapters of the first book. Clear? तो हम जो है animals के बाद कौन सा chapter start करेंगे? Glimpses of India. So glimpses of India में पहला extract given है our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. यानी a baker from Goa जो है उसमें से आपको ये extract given है. The Portuguese and their famous loaves of bread. तो क्या बोल रहे हैं कि हमारे elders यानी जो नरेटर हैं वो बोलते हैं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं elders हैं वो ज्यादातर they used to reminiscing यानी कि वो ज्यादा खुश होते थे पुराने दिनों को सोचकर nostalgically यानी पुरानी यादों को सोचकर you know उस वक्त में चले जाना उसे कहते हैं nostalgia about those good old Portuguese days. तो क्या सोचकर वो खुश होते थे, कौन सी पुरानी चीजें हैं जिनको वो सोचकर खुश होते हैं? सबसे पहले उस टाइम का जब पोर्चुगल रूल था तब की बात हो रही है. पोर्चुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड और जो पीपल थे पोर्चुगीज वो एंड उनकी जो ब्रेड थी फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड उसके बारे में सोच सोचकर द elders used to get happy. Those eaters might have vanished, but the makers are still there. तो भले ही वो लोग चले गए हैं जो लोग खाते थे ब्रेड पोर्चुगीज पीपल, बट उनकी जो अभी तक लोव्स ऑफ ब्रेड हैं या जो मेकर्स हैं वो अभी भी हैं, यानी आज भी ये ब्रेड जो है वो बनती है गोवा में. We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. तो जो लोग भी मिक्स करते हैं, पूरा डो बनाते हैं, मोल्ड करते हैं उसको शेप में, देन फाइनली उसको बेक करते हैं, और वो लोग जो हैं आज भी प्रेजेंट हैं. Those age old time tested furnaces still exist. और तब जो फर्नेसेस थी जो टाइम टेस्टेड हैं, मतलब कब से काम कर रही हैं, फिर टाइम जो है उसने प्रूव किया है कि आज भी वो फर्नेसेस वर्क करती हैं, वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं इन गोवा. द फायर इन दीज हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड यानी आज भी ब्रेड्स जो हैं वो बनाई जाती हैं. द थर्ड एंड जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बेम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस. और जो थर्ड एंड जिंगल यानी जो बैम्बू स्टिक है उसका जो साउंड है थर्ड एंड जिंगल, उसके थ्रू क्या होता है, ये बेकर्स अनाउंस करते हैं कि हम आ गए हैं. हेराल्डिंग यानी अनाउंसिंग कि आई हैव कम, यू कैन कम एंड बाय द ब्रेड. क्लियर? तो ये है पूरा मीनिंग. नाउ लेट्स solve the questions. The narrator says that the furnaces were time tested because time tested हैं क्यों, ऐसा क्यों बोला गया है? So they had been thoroughly tested each time before being used. तो देखो सबसे पहले तो time tested होता क्या है उसकी एक specific definition देख लो. Having effectiveness that has been proved over a long period of time. तो अगर कोई चीज है वो समय के साथ यानी बहुत टाइम से यूज की जा रही है और समय के साथ उसने हमेशा प्रूव किया है कि दैट स्टिल वर्क्स वेरी प्रॉपरली, उसे कहते हैं टाइम टेस्टेड. ठीक है, तो यहां पर टाइम टेस्टेड का मतलब है दे हैड बीन थरोली टेस्टेड ईच टाइम बिफोर बीइंग यूज्ड. ऐसा कुछ नहीं है कि पहले टेस्ट किया जाता है, वो नहीं होता टाइम टेस्टेड. समय के साथ उसने प्रूव किया है, जो है सही से काम करने वाली जो बात है वो आज भी दिखती है. दे हैड प्रूव्ड द टेस्ट ऑफ टाइम एंड वर वर्किंग वेल. They had been tested by modern day experts. They had the power to withstand inexperienced usage. तो अगर बाकी के 3 ऑप्शंस देखते हो ना तो थर्ड और फोर्थ तो डायरेक्टली एलिमिनेट होते हैं कि वो मॉडर्न डे एक्सपर्ट्स आज भी टेस्ट करें, ऐसा कुछ नहीं है. देन उनमें पावर है टू विथस्टैंड इनएक्सपीरियंस्ड यूज. ऐसा क्या हो गया, मतलब जो एक्सपीरियंस नहीं है अगर वो भी उसको यूज करेंगे तो उसमें भी वो पावर है कि वो विथस्टैंड कर ले. इसका कोई मतलब नहीं है, टाइम टेस्टेड से रिलेटेड है ही नहीं. इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या है, डायरेक्टली द करेक्ट आंसर कि प्रूव किया है द टेस्ट ऑफ टाइम एंड वो वर्किंग वेल, यानी समय के साथ आज भी अच्छा काम करती हैं ये फर्नेसेस. क्लियर? तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. डन? ऑल राइट. Next is those eaters might have vanished, but the makers are still there. Pick the option that expresses the tone of the narrator. तो जब कोई ये बोल रहे हैं नरेटर की, तब के ईटर्स जो हैं जो खाते थे ब्रेड वो भले जा चुके हैं, बट आज भी वो बनाने वाले ब्रेड जो हैं वो प्रेजेंट है, यानी मेकर्स आज भी प्रेजेंट हैं. तो तब वो क्या फील कर रहे हैं, इलेटेड यानी हैप्पी. देन मोरोस, मोरोस का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा दुखी, अनहैप्पी एंड लो स्पिरिटेड. तो ये तो डेफिनेट है कि वो दुखी नहीं है, खुश हैं कि वाह आज भी ब्रेड जो है वो बनती है. तो जिसमें भी ऑप्शन नंबर 2 है ना सबसे पहले उसको एलिमिनेट कर दो. तो ऑप्शन नंबर 2 कहां दिख रहा है आपको, बी में, ये हट गया. ठीक है, अब हमें किसके साथ करना है भाई काम, 1 7 3 4 4 5. ठीक है, तो 4 अगर सही होगा तो सी और डी 2 ऑप्शन बचेंगे, ए एलिमिनेट कर देंगे. तो सीधे 4th ऑप्शन पे आ जाओ, होपफुल, यानी उनको होप है कि हाँ आज भी ये ब्रेड प्रेजेंट है. ठीक है, देन उसके बाद आता है नॉस्टैल्जिक, सरकास्टिक, क्रिटिकल, सेलिब्रेटरी. तो देखो यहाँ पे दूसरा क्या चीज है
कि नॉस्टैल्जिक पुराने दिनों को सोच रहे हैं, डेफिनेटली ये चीज होनी चाहिए। सरकास्टिक है क्या वो कि ताना मार रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिफ्थ ऑप्शन है क्या कहीं पे, यस, तो डी ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट। देन आता है क्रिटिकल, क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो, या वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है कि डिफिकल्ट सिचुएशन है, बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन है, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। तो सिक्स्थ ऑप्शन जहां पे भी है वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, यानी नाउ वी नीड टू वर्क विद 1 7 3 4। सेवेंथ क्या है, सेलिब्रेटरी, 1 है इलेटेड, बहुत खुश है और उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सी है 3 एंड 4 नॉस्टैल्जिक एंड होपफुल है। तो हमें डायरेक्टली समझ आ रहा है कि पुरानी बातों की बात कर रहे हैं, इसीलिए वो नॉस्टैल्जिक और होपफुल है। इलेटेड और सेलिब्रेटरी भी बोल सकते हो क्योंकि देखो दोनों ऑप्शन आसपास है, बट बात किसकी हो रही है, पुराने दिनों को सोच के, तो नॉस्टैल्जिक इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। और नॉस्टैल्जिक वाला ऑप्शन अगर सही है तो उसके साथ क्या दिया हुआ है कि वो होपफुल है, कि आज भी होप है कि वो ब्रेड्स बनती हैं। क्लियर। तो इसमें अगर आप कंफ्यूज हुए ऑप्शन में, क्योंकि सेलिब्रेटरी रिलेटेड भी अच्छी चीज है बट सेलिब्रेशन हो नहीं रहा है, बट देन टू वी कैन से इट, बट वी हैव टू चूज एन ऑप्शन जो कि पुरानी यादों से रिलेटेड है, इसीलिए नॉस्टैल्जिक वाला ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन एंड ऑब्वियसली दे आर होपफुल कि हाँ आज भी ये ब्रेड बनती है। डन। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी, जिसमें 3 और 4th जो वर्ड्स हैं वो टोन सिग्निफाई करते हैं ऑफ द नरेटर इन दीज लाइंस। डन। ऑल राइट। नेक्स्ट इज पिक द इडियम that brings out the same meaning of reminiscing as used in the passage। तो reminiscing का मतलब passage में क्या है, indulge in enjoyable recollection of past events, पुरानी बातों को सोचकर खुश होना। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कौन सा हमारा ईडियम है जो कि फिट बैठता है, तो सबसे पहले तो इन चारों ईडियम्स का मतलब पता होना चाहिए, राइट। तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला दिया है ट्रेन ऑफ थॉट, इसका मतलब होता है द वे इन विच समवन रीचेस अ कंक्लूजन, यानी ट्रेन है थॉट की, इतनी बड़ी ट्रेन है तो थॉट्स की पूरी लंबी लाइन है। क्लियर। तो इसका मतलब बहुत सारी थॉट्स हमने सोचे, फाइनली कंक्लूजन पे पहुंचे, उसे कहते हैं ट्रेन ऑफ थॉट। तो यहाँ पे हम कोई कंक्लूजन रिलेटेड बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, पुरानी बातों को सोचकर खुश होना, राइट। तो ए ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। सेकंड है कमिट समथिंग टू मेमोरी, कमिट समथिंग टू मेमोरी मतलब जो हमारी मेमोरी है, याददाश्त है, उसमें किसी चीज को लेकर आना, राइट। इसका मतलब ट्राई टू रिमेंबर समथिंग एग्जैक्टली, किसी चीज को बिल्कुल वैसा ही सोचना या रिकॉल करना, याद करना जैसे वो थी। तो यहां पर वो चीज नहीं हो रही है कि एग्जैक्ट आप कुछ याद कर रहे हो, यहां पर पुराने दिनों को याद करके खुश हो रहे हो। ठीक है। तो बी भी कट गया। अ ट्रिप डाउन टू मेमोरी लेन, यानी जो हमारी मेमोरी है वहां पर हम उस ट्रिप पे, यानी कि हम वहां चले गए, उस यादों की जो ट्रिप है, जो बारात, हमने कभी हिंदी में आपने सुना होगा यादों की बारात, दैट इज व्हाट इज अ ट्रिप टू मेमोरी लेन। ठीक है। तो यहाँ पर टॉकिंग, राइटिंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग दैट हैपेंड टू देम अ लॉन्ग टाइम अगो, तो कुछ पुरानी चीजें जिनको बहुत पहले हो गई हैं उनको याद करना, उनके बारे में लिखना या बातचीत करना, उसे कहते हैं ट्रिप पे गए हम, कहाँ, मेमोरीज के। तो डेफिनेटली ये चीज हुई, पुरानी बातों को सोचना। जॉग समबडीज मेमोरी, जॉग समबडीज मेमोरी का मतलब टू कॉज यू टू रिमेंबर समथिंग, यानी किसी को वो करना कि हाँ कुछ चीज तो याद करनी है, फोर्स करना। तो यहाँ फोर्स की बात हो रही है क्या, तो बिल्कुल नहीं, यानी सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है जो डायरेक्टली हमारे सेंटेंस के साथ जाता है। सो दैट्स व्हाई वी विल से अ ट्रिप डाउन टू मेमोरी लेन इज द वन, जो कि करेक्ट आंसर है। डन। ऑल राइट। नेक्स्ट इज व्हाई डू यू थिंक द बेकर केम इन विद अ थर्ड एंड अ जिंगल, क्यों वो आवाजें कर कर आते हैं, तो हमें पता है वो अनाउंस करते हैं कि मैं आ गया हूं, राइट, क्योंकि ऐसा चैप्टर में दिया है, हेराल्डिंग, राइट। सो लेट्स जस्ट सी द ऑप्शन जो कि इस टर्म के साथ जाता है, अनाउंसमेंट के साथ। ही वांटेड टू मेक एवरीवन अलर्ट एंड एक्टिव विद हिज प्रेजेंस, हर किसी को वो एक्टिव करना चाहते थे। अलर्ट तो चलो ठीक है कि मैं आ गया, एक्टिव क्यों करेंगे भाई, एनर्जेटिक बिल्कुल, अरे होश में आओ, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो इसीलिए ऑप्शन ए क्या हो गया, एलिमिनेट। ही वांटेड टू वेक अप एवरीवन फ्रॉम द स्लंबर एंड आस्क देम टू विजिट द बेकरी, स्लंबर मतलब डीप स्लीप, नींद, गहरी नींद। तो यहां पर उनसे बोलेंगे वो बेकरी आ जाओ, क्या वो बेकरी बुलाते थे, नहीं, वो वहीं पर सेल करते थे अपनी ब्रेड को। तो ऑप्शन नंबर 2 भी एलिमिनेट हो गया। He was used to making a loud noise as most people responded to just that. अगर वो जोर से आवाज नहीं करते थे तो लोग सुनते नहीं थे, ऐसा कुछ बताया क्या चैप्टर में, नहीं, यानी तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो बचता क्या है, लास्ट ऑप्शन, इसको भी पढ़ लेते हैं। He wanted to make people aware that he had come around to sell his goodies. वो लोगों को बताना चाहते थे, अनाउंस करना चाहते थे, जागरूक करना चाहते थे कि मैं आ गया हूं, आप जो है ब्रेड खरीद सकते हैं। क्लियर। तो ये क्या है आपका डायरेक्ट ऑप्शन, जो कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड इवन इट इज द ओनली करेक्ट आंसर। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। डन। ऑल राइट। Next is the fire in the furnaces has not yet been extinguished implies that अभी भी फर्नेस में जो फायर है वो एक्सटिंग्विश नहीं हुई। इसका मतलब क्या है, the furnaces are still being used to bake the loaves of bread, यानी कि आज भी फर्नेसेस को यूज करते हैं loaves of bread को बनाने के लिए। The fire is in the process of being reviewed as a replaceable method for heating furnaces, ऐसा कुछ नहीं है कि फायर को रिव्यू कर रहे प्रोसेस को कि हम रिप्लेस कर दे किसी और मेथड से। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, एलिमिनेट। The furnaces are very strong and cannot be shifted for use in other areas, इसके
की बात नहीं हो रही है, फायर अभी तक जल रही है और फर्नेसेस स्ट्रॉन्ग है या शिफ्ट हो रहे हैं, इसकी बात हो रही है क्या? नहीं, बिल्कुल भी लिंक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो गया। द फायर इन द फर्नेसेस टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू सीज बर्निंग वंस लाइटेड, बहुत टाइम लग जाता है बुझने में इस आग को, इसीलिए जैसे ही लाइट करते हैं, जैसे ही फायर हम स्टार्ट करते हैं फर्नेस में बहुत टाइम लग जाता है उसको बंद होने में। नहीं, ये भी बहुत ज्यादा इनअप्रोप्रिएट थिंग है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है जो अभी तक हमको सही लगा था, एंड दैट इज द ओनली करेक्ट आंसर। क्लियर? यानी फर्नेसेस को आज भी यूज करते हैं इन ब्रेड्स को बनाने के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए वुड बी योर आंसर। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट इज टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रांजोल। अब टेल मी अनदर क्या है यहाँ पर? ये किसकी बात हो रही है? प्रांजोल और राजवीर वाला, टी फ्रॉम आसाम। कुर्ग में से आपको कोई एक्सट्रैक्ट नहीं दिया है इस चैप्टर में। वैसे भी कुर्ग से डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्टेबल है बिकॉज इट्स समथिंग डेटाबेस, स्टैटिस्टिक्स है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आप अपना खुद का व्यू दे पाओ, राइट? So tell me another scoffed pranjal. We have an Indian legend too. Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. 10 tea plants grew out of the eyelids. हमें बताया ना यहाँ पे वो दो चाइनीज एम्परर और एक बौद्धिधर्मा की स्टोरी बताते हैं। कौन? राजवीर। किसको? प्रांजोल को, अबाउट द टी डिस्कवरी। तो यहाँ बात हो रही है इंडियन लेजेंड की, ठीक है, कि बौद्धिधर्मा जो है वो एक बुद्धिस्ट थे एंड ही वॉज एन एस्थेटिक, यानी कि मोह माया से दूर थे, सिर्फ मेडिटेशन, भगवान पूजा पाठ, इन सब में ही वो थे। सो उन्होंने अपनी आईलिड्स को कट करके फेंक दिया था बिकॉज जब भी वो मेडिटेशन करते थे उनको नींद आती थी, तो उन्होंने आईलिड्स काट के फेंक दिया कि आईलिड्स ही नहीं होंगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। और फाइनली क्या हुआ? उन आईलिड्स में से 10 टी प्लांट्स ग्रो हो गए एंड द लीव्स ऑफ दीज व्हेन पुट इन हॉट वाटर बैनिश्ड स्लीप। और जब भी इन लीव्स को हॉट वाटर में बॉईल करके कोई पीता था तो उससे नींद उड़ जाती थी, नींद जो है वो भाग जाती थी। बैनिश मीन इट्स यूज्ड टू वैनिश। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। अब राजवीर और इंफॉर्मेशन देते हैं कि टी सबसे पहले चाइना में पी गई थी। इट वॉज एज फार एज बैक 2700 BC, यानी तब की बात है, इतने टाइम की बात है। एंड इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम द चाइनीज लैंग्वेज। और ये जो टी, चाय और चीनी जो शब्द हम यूज करते हैं वो क्या है? वो चाइनीज वर्ड्स हैं। Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. और जब यूरोप में 16th सेंचुरी में आई, इतना टाइम लग गया, चाइना में 2700 BC में थी और फिर यूरोप में 16th सेंचुरी में आई टी, और तब इसको एज अ मेडिसिन पिया जाता था, दवाई की तरह पिया जाता था, ना कि एज अ ड्रिंक, बेवरेज की तरह इसको कंज्यूम नहीं किया जाता था। क्लियर? तो ये है सारे मीनिंग ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। So the first question is the main idea of this extract is, इस extract में सबसे basically आपको क्या पता चल रहा है? पूरी story नहीं, सिर्फ ये extract। So tea as a popular beverage in Europe and how it spread, origin of tea in India and why it became popular, importance of India in popularizing tea and influencing Europe, Indian legend on tea and how it traveled from China to Europe। देखो यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है इस extract में। नंबर 1 जो इंडियन लेजेंड है बौद्धिधर्मा, उनकी स्टोरी रिलेटेड डिस्कवरी ऑफ टी। नंबर 2 कैसे चाइना से यूरोप आया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें किस ऑप्शन में दिख रही हैं? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में। बाकी में देखो या तो सिर्फ बात की गई है पॉपुलैरिटी ऑफ टी इन यूरोप, या तो बात की गई है कि ओरिजिन कैसा हुआ अकेले, या फिर बात की गई है इंपॉर्टेंस क्या था, राइट? और सिर्फ एक ऑप्शन है जहां पे दोनों की बात की गई है, दैट इज द इंडियन लेजेंड ऑन टी एंड हाउ इट केम और हाउ इट ट्रैवल्ड फ्रॉम चाइना टू यूरोप, राइट? तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी है जो पूरे एक्सट्रैक्ट को समझाता है। दैट्स व्हाई दिस इज द ओनली करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज व्हाई डू यू थिंक प्रांजोल स्कॉफ्ड? जब वो बोलते हैं ना, जैसे इसके पहले वो चाइनीज एम्परर की स्टोरी सुनाते हैं राजवीर, इसके बाद वो उनको हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं अच्छा दूसरी स्टोरी क्या है वो भी बताओ, राइट? तो यहां पर वो ऐसे क्यों बोलते हैं? लेट्स जस्ट रीड द ऑप्शंस। ही वाज अपसेट विद द लेजेंड राजवीर शेयर, डेफिनेटली नॉट। व्हाई वुड ही बी अपसेट विद द रियल स्टोरी? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है? एलिमिनेट। ही वाज मॉकिंग राजवीर फॉर हिज लैक ऑफ नॉलेज। मॉकिंग मतलब मजाक उड़ाना, चलो वो मान लेते हैं बिकॉज स्कॉफ्ड भी मजाक उड़ाना है, बट लैक ऑफ नॉलेज इज रॉन्ग, ही हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज, तो बी भी क्या है? एलिमिनेटेड। नाउ ही वाज अम्यूज्ड एंड टिकल्ड एट व्हाट राजवीर शेयर, यानी कि वो हंस रहे थे और उसको मजाक कर रहे थे, छेड़ रहे थे। टिकल मतलब छेड़ना, गुदगुदी करना एक तो होता है, दूसरा छेड़ना, तो वो उसको ऐसे छेड़ रहे थे जो भी राजवीर बता रहा था। तो यस, दिस इज द करेक्ट वन। ही वाज इंप्रेस्ड विद व्हाट राजवीर हैड शेयर्ड, ऑब्वियसली वाज इंप्रेस्ड, बट उसके लिए वो मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है कि वो खुश हो गए थे कि वो जो भी बता रहे थे और उसको छेड़ रहे थे वो कि अच्छा अच्छा दूसरी स्टोरी भी बताओ। क्लियर? तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है आपका राइट आंसर। Next is pick the option that includes the tea label information that corresponds to the given sentence.
The leaves of these plants when put in hot water and drunk banish sleep. देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स दिखेंगे जिनका मतलब आपको पता ही नहीं है और मतलब ही नहीं है उनका जानने का, ठीक है। क्या करना है, आपको दिया हुआ है कि जब इन लीव्स को पानी में बॉईल करके पीते थे तो इससे नींद उड़ जाती थी, और वैसे भी बोलते हैं ना नींद आती तो बोलते चाय पी लो, राइट। तो जिस भी एडवर्टीजमेंट में ये बताया जाएगा कि नींद भाग जाती है चाय पीने से, दैट इज द ओनली परफेक्ट एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो पहला क्या दिया है, इट्स calming effects may be attributed to an antioxidant called epigenin which is found in abundance in chamomile tea। अभी तक कोई मतलब का वर्ड हमें नहीं मिला है, तो इसमें जाना भी नहीं है कि भाई क्या है कैमोमाइल, क्या है एंटीऑक्सीडेंट, क्या है एपिजेनिन, दैट इज नथिंग दैट इज यूजफुल फॉर अस, ठीक है। तो ये क्या है हमारे लिए, समथिंग एक्स्ट्रा। Epigenin binds to specific receptors in your brain that may decrease anxiety and initiate sleep। मिल गया हमको हमारा मेन पॉइंट, initiate sleep। इससे नींद आती है, हमें क्या चाहिए, नींद जाने वाला पॉइंट। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाता है, एलिमिनेट। सेकंड है, इट इंक्रीजेस लेवल्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड एंड इंप्रूव्स ओवरऑल स्लीप क्वालिटी बाय शॉर्टनिंग द टाइम इट टेक्स टू फॉल asleep and decreasing नाइट टाइम अवेकनिंग्स। क्या लिखा है, स्लीप क्वालिटी बाय शॉर्टनिंग द टाइम इट टेक्स टू फॉल asleep, यानी नींद आने में जितना वक्त लगता है उसको ये कम कर देता है, यानी नींद जल्दी आ जाती है, राइट। तो नींद आ जाएगी तो भाई ये चाय का थोड़े ना एडवर्टीजमेंट हुआ। तो इसकी वजह से कि जो बोला है ना डिक्रीजिंग शॉर्टनिंग, ये दोनों क्या बता रहे हैं कि नींद अच्छी आएगी, तो ये बिल्कुल भी सही एडवर्टीजमेंट नहीं है, इनकी चाय नहीं बिकने वाली, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है, इट इंटरफेयर्स विद REM स्लीप, हैज सम अनवांटेड साइड इफेक्ट्स, कीप स्लीप अवे। मिल गया हमको, इससे नींद भाग जाती है। एंड अलाउज द पॉसिबिलिटी ऑफ इंड्यूसिंग आवर्स ऑफ स्लीपलेसनेस एंड इंक्रीज नाइट टाइम अवेकनिंग्स, ठीक है। यानी रात को जल्दी नींद खुलेगी अगर आप ये कंज्यूम करोगे, तो इसके बाद आपकी जो नींद है वो भाग जाएगी, स्लीपलेसनेस होगा यानी नींद नहीं आएगी। तो यही तो चाहिए हमको, बैनिश्ड स्लीप। फोर्थ है, इट एलिवेट्स एंशियस थॉट्स एंड सूथ्स द स्पिरिट बिफोर बेड टाइम, इट इंप्रूव्स एनर्जी लेवल्स एंड हेल्प्स बैनिश स्ट्रेस। अब बैनिश देखकर मत चले आना, यहाँ पे बैनिश स्ट्रेस बोला है, नींद के बारे में नहीं बात की गई है। एंड रिजल्ट्स इन अ बेटर नाइट्स स्लीप नेचुरली, और अच्छी नींद आती है। तो ये हमारे काम का ऑप्शन है क्या, नहीं, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें ये बोला गया है कि नींद भाग जाती है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, और वो कहां पर है, सी में। क्लियर। तो हम क्या कर देंगे, इसमें कौन सा आंसर टिक करेंगे, ऑप्शन 3। डन। तो दिखने में बड़ा बड़ा था बट है कुछ भी नहीं, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन द इन्फ्रेंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू। सबसे बड़ी बात, जैसे ही नॉट वर्ड दिख जाए ना, वहां पर बिल्कुल अपनी आंखों को रख के ही आ जाओ कि हाँ भाई नॉट नॉट याद रखना है आपको, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्स में आई थिंक बहुत बार ऐसा होता है कि आपको मार्क करने के लिए अलाउड नहीं होता। इफ इट इज अलाउड देन इट्स वेरी गुड, बट अगर नहीं अलाउड है तो फिर क्या करोगे, ध्यान में रखो कि नॉट की बात हुई है, डज नॉट की बात हुई है, ठीक है। सो नॉट ट्रू अबाउट टी ड्रिंकिंग इन द 16th सेंचुरी ऑफ यूरोप। तो 16th सेंचुरी के बारे में सिर्फ एक लाइन पता है हमको, वो क्या है कि टी को मेडिसिन की तरह कंज्यूम करते थे, बेवरेज की तरह नहीं। जिस भी ऑप्शन में ये बात होगी वही 16th सेंचुरी की बात कर रहा है, ठीक है। सो डॉक्टर स्मिथ इज अ डॉक्टर ऑफ 16th सेंचुरी यूरोप। तो 16th सेंचुरी में ये डॉक्टर स्मिथ जो भी हैं वो एक डॉक्टर थे। तो अब ये क्या बोलेंगे, कॉमन सेंस क्या बोलता है कि डॉक्टर स्मिथ कहीं पे भी मेडिसिन की तरह बोलेंगे कि चाय पी लो, ठीक है, ना कि एज अ बेवरेज। तो लेट्स जस्ट सी द ऑप्शंस। डॉक्टर स्मिथ एनकरेज ड्रिंकिंग ऑफ ग्रीन टी व्हेनेवर अवेलेबल टू रिड्यूस चांसेस ऑफ टूथ लॉस। तो टूथ लॉस क्या हो गया, एक कुछ बीमारी, राइट, उसके लिए उन्होंने क्या बोला, ग्रीन टी पियो। तो टी क्या हो गया यहाँ, मेडिसिन। हमसे बोला है डॉक्टर स्मिथ क्या नहीं बोलेंगे, तो ये तो वो बोलेंगे, तो इसलिए ऑप्शन ये चला जाता है। डॉक्टर स्मिथ प्रिस्क्राइब्ड रेगुलर टी ड्रिंकिंग टू ऑल हिज पेशेंट्स विद अ वीक हार्ट। फिर से एक मेडिसिन की तरह उन्होंने क्या दिया, टी दी, तो ये भी वो प्रिस्क्राइब करेंगे। हमसे पूछा गया है नॉट, तो सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। डॉक्टर स्मिथ ऑलवेज सर्व टी एज रिफ्रेशमेंट व्हेन ही हैज गेस्ट एज दे ऑल एंजॉयड दिस बेवरेज। तो वो जो है हमेशा उसको एक रिफ्रेशमेंट की तरह देते थे, बिल्कुल नहीं। 16th सेंचुरी में कोई भी बेवरेज की तरह, रिफ्रेशमेंट की तरह, एक ड्रिंक की तरह टी को यूज नहीं करता था। सो दिस इज समथिंग जो कि डॉक्टर स्मिथ नहीं करेंगे। तो हमको मिल गया हमारा आंसर। डॉक्टर स्मिथ यूजुअली रेकमेंडेड ब्लैक टी टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन, तो बॉडी में जब भी सूजन होती है तो उसके लिए वो हमेशा क्या बोलते थे, ब्लैक टी पियो। अब ये भी मेडिसिन हो गई तो ये वो करेंगे, राइट, रेफर करेंगे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, वो ऑप्शन जो कि वो नहीं बोलेंगे, बिकॉज यहां पे बात की गई है एज अ रिफ्रेशमेंट या बेवरेज। क्लियर। तो जैसे ही नॉट वर्ड पढ़ लिया उसको ध्यान में रखोगे तो ही आंसर समझ आएगा। ऑल राइट।
नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट हाउ डू यू थिंक राजवीर फेल्ट वाइल नरेटिंग। जब राजवीर अपनी स्टोरी सुना रहा है, जो भी उसको नॉलेज था अबाउट द टी, तब वो क्या फील कर रहा है, वो ऑप्शन हमें बताना है। एक्साइटेड, एजिटेटेड। एजिटेटेड मतलब बहुत ज्यादा इरिटेटेड, बहुत ज्यादा गुस्से में, तो इरिटेट क्यों होगा वो, तो ऑप्शन नंबर 1 चला गया। अब जहां पे भी एजिटेटेड होगा वो वर्ड चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, गायब, राइट। अब बचता है बी और सी, तो बी में देखो क्या दिया हुआ है, नर्वस। हिस्टेरिकल नहीं पता, छोड़ दो, नर्वस तो पता है। नर्वस होगा क्या वो अपनी स्टोरी सुनाने में, नहीं, यानी सीधे सीधे हमको मिल गया अपना ऑप्शन डी। ठीक है, इतनी जल्दी सॉल्व करना है, सारे वर्ड्स को मत सोचते बैठो, जैसे ही एक वर्ड दिखे जो काम का नहीं है उसको हटा दो, उससे एलिमिनेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा राइट आंसर, ही वॉज एंथुसियास्टिक, एक्साइटेड एंड ही वॉज पैशनेट, कि यस मुझे आता है, मुझे सुनानी है अपनी पूरी स्टोरी। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट चैप्टर है मैडम राइट्स द बस्ट। इस पे एक्सट्रैक्ट क्या दिया है, डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस and gradually a tiny wish crept into her head and grew there। तो यहाँ बात किसकी हो रही है भाई, मैडम की, राइट, जो कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैडम राइट्स दी बस। ठीक है, तो यहाँ पर जो वल्ली है द मेन कैरेक्टर, उनके बारे में बात की जा रही है कि What was that wish? कैसे आई वो बस राइड की बात उनके दिमाग में। तो दिन ब दिन she watched the bus, that was her favorite hobby, right? And gradually a tiny wish crept, और धीरे धीरे एक छोटी सी विश जो है उसके दिमाग में आ गई, it came, and फिर वो जो है वहां पर ग्रो होने लगी। जैसे एक सीड ग्रो करती है प्लांट में, वैसी छोटी सी इच्छा थी, वो एक बड़ी इच्छा में, एक ड्रीम में चेंज हो गई। She wanted to ride on that bus even if it was just once, और एक बार ही सही, बट उसको उस बस में बैठना था। This wish became stronger until it was an overwhelming desire, और ये विश जो है वो स्ट्रॉन्ग होती गई, और जैसे ही ये क्या हुआ, एक ओवरवेलमिंग डिजायर बन गया, यानी बहुत पावरफुल डिजायर बन गया, उसकी इच्छा बन गई। Valli would stare wistfully at the people who got on and off the bus when it stood at the street corner, और जितने भी पैसेंजर्स चढ़ते थे या उतरते थे उन सबको वल्ली जो है विस्टफुली स्टेयर करती थी, घूरती थी। विस्टफुली यानी उनकी आंखों में वो इच्छा दिखती थी, एक लॉन्गिंग दिखती थी कि नहीं मुझे इस बस में बैठना है। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes, और ये जो इनके फेसेस थे पैसेंजर्स के, वो किंडल यानी जलते थे, वापस आते थे किसमें, उनकी लॉन्गिंग्स में, डिजायर्स में, उनकी ड्रीम्स में और उनके hopes में। If one of her friends happened to ride the bus and try to describe the sights of the town to her, Valli would be jealous to listen and would shout in English, proud, proud। और अगर उनकी कोई भी फ्रेंड होती थी जो बस में गई है, वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही है, तो ये सब सुन के वल्ली जो है वो जेलस फील करती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जेलस पर्सन थी, इसका मतलब ये था उनको बस में बैठना था, वो खुद नहीं बैठ पाती थी ना, तो इसीलिए उनको बुरा लगता था ये सुनकर। और इस पे वो क्या बोलती थी, प्राउड, प्राउड। इसका मतलब क्या है, वो प्राउड नहीं कि यस आई एम प्राउड ऑफ यू, यहाँ पे प्राउड का मतलब क्या था इनकी भाषा में, कि शी इज नॉट अग्रीइंग विद इट, राइट। तो ये है पूरा एक्सट्रैक्ट। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। Valli would stare wistfully, यानी full of yearning or desire, at the people as she। तो वल्ली जो है वो क्यों लोगों को ऐसे देखती थी, क्योंकि उसको बस में बैठना था। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। As she had been watching the bus for a long time, बस को वो बहुत टाइम से देख रही थी इसलिए ऐसा हुआ था क्या, बिल्कुल नहीं। She was inspired by the people traveling on the bus, जो भी लोग बस से ट्रैवल करते थे उनसे वो बहुत ज्यादा प्रभावित थी, बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई थी, बिल्कुल भी नहीं। She had a strong desire to take a ride on the bus, हर चीज यही इसी से रिलेटेड है राइट पूरे चैप्टर में, तो उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर था कि उनको बस राइड करनी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है आपका राइट आंसर। She envied the people who could travel on the bus, उसको जेलसी होती थी उन लोगों से जो बस में ट्रैवल कर सकते थे, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर वो विस्टफुली इसीलिए देखती थी बिकॉज शी ऑल्सो हैड दैट डिजायर टू राइड ऑन द बस फॉर एटलीस्ट वंस। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका डायरेक्ट आंसर। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज pick the option that shows the list of words that collocate यानी सेम है as with overwhelming, यानी overwhelming के साथ हम कौन से वर्ड को जोड़ सकते हैं, कोलोकेट कर सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल भी दिया है, ओवरवेलमिंग डिजायर एक्सट्रैक्ट में गिवन है। तो ओवरवेलमिंग डिजायर यानी कि इच्छा है, पर इच्छा कैसी है, बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग। जैसे अगर आप किसी की तारीफ करते हो, सामने वाला बोलता है आई एम ओवरवेल्म्ड, यानी कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया है, ओवरवेलमिंग के साथ कौन से वर्ड्स हैं जो जाएंगे। आपको ये ढूंढने की बजाय ये करना चाहिए कौन सा वर्ड है जो नहीं जाएगा, ताकि हम एलिमिनेट कर लें। ठीक है, तो चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं। ओवरवेलमिंग प्लेसेस, कभी प्लेसेस ओवरवेलमिंग नहीं होती हैं, ठीक है, हमारे एक्सपीरियंसेस ओवरवेलमिंग होते हैं वहां जाकर। तो प्लेसेस जहां पे भी है उस ऑप्शन को हटा दो। तो 6 कहां है, ए में है, देन डी में है, तो ये एलिमिनेट हो गए, बचता क्या है, बी और सी। फिर क्या है यहाँ पर, बी में क्या है, देखो 5 नहीं है, सी में 5 है, यानी अगर 5 गलत होगा तो हम सीधे सीधे बी को टिक कर देंगे। तो 5 क्या है, पेट्स,
तो ओवरवेलमिंग पेट्स नहीं होते हैं, वो जो हमको लव और अफेक्शन शो करते हैं वो होता है ओवरवेलमिंग, ठीक है। तो यहाँ पर पेट्स भी ओवरवेलमिंग नहीं हो सकते, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाता है, एलिमिनेट। बचता क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड। अब वो देख लो 1 3 4 यानी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, ओवरवेलमिंग सपोर्ट, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। जो रिस्पॉन्स आया था वो बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा खुश करने वाला था। सपोर्ट जो मिला वो ओवरवेलमिंग था, छोटा मोटा सपोर्ट नहीं था बल्कि बहुत बड़ा प्रभावी सपोर्ट था। देन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, मेजॉरिटी यानी कि बहुत सारे लोग आए थे, तो वो मेजॉरिटी ऐसी नहीं थी जो नॉर्मल होती है बल्कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी थी, बहुत ज्यादा अच्छी मेजॉरिटी थी। तो इसीलिए 1 3 4 क्या हो जाएंगे आपके राइट आंसर्स। डन। तो इस तरीके से एलिमिनेट करके आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगी, आपको आपका राइट आंसर भी मिल गया। ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट इज वली वुड बी जेलस टू लिसन, दिस इंडिकेट्स वलीज। अब देखो वली के लिए बोला है ना शी वुड बी जेलस टू लिसन, जब भी उसकी कोई फ्रेंड स्टोरी सुनाती थी बस राइड के बारे में, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वली जो है वो जेलस वर्ड जो यूज किया है उससे वली के बारे में आपको क्या समझ आता है। तो हमें पता है कि वो जेलस क्यों होती थी, क्योंकि वो खुद चाहती थी बस में एक बार बैठना, ठीक है, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। So Valli is longing to ride the bus. Definitely this is the only answer. Valli is nature as an envious person. Envious यानी कि जो ईर्ष्या करता है, जो जलन करता है किसी पर्सन से। तो क्या यहाँ पे वो envious है क्या? बिल्कुल नहीं, किसी बच्चे को पता भी नहीं होगा कि envious होना क्या होता है। Then Valli is denial to accept her situation. यानी उनकी जो सिचुएशन थी कि वो बस में नहीं बैठ पा रही हैं, उस चीज को वो डिनाई कर रही थी, इग्नोर कर रही थी, ऐसा कुछ है? बिल्कुल भी नहीं। तो CBA हो गया एलिमिनेट। इंक्लिनेशन टू ट्रबल ट्रैवलर्स, तो वो जो बस में ट्रैवलर्स को देखती थी, पैसेंजर्स को देखती थी, उनका मन होता था शी वाज रेडी टू ट्रबल देम, बिल्कुल भी नहीं। यानी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए क्या आपका डायरेक्ट आंसर। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, सो वी वुड जस्ट टिक मार्क द फर्स्ट ऑप्शन। डन, ऑल राइट। अब इसके पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं, देखो बहुत से बच्चे जो कमेंट्स में पूछते हैं मैम एमसीक्यू में हम 2 ऑप्शन टिक करके आएंगे, अगर उनमें से एक ऑप्शन सही होगा तो क्या एग्जामिनर हमको मार्क्स देगा? बिल्कुल नहीं। पता क्या होगा, आपके इस क्वेश्चन को कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हमेशा एमसीक्यू में एक ही ऑप्शन को अटेम्प्ट करना है। नंबर 2, जब भी क्वेश्चन आंसर्स में आपको चॉइस दी गई है एनी 2 एनी 3, उसमें आपको सच में 3 ही अटेम्प्ट करने, अगर एनी 3 बोला है तो चारों पांचों अटेम्प्ट करके आओगे तो पहले 3 वाले आंसर्स पढ़ेगा एग्जामिनर, आगे पढ़ेगा भी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो बोला गया है उसे वैसे ही करो, अपना टाइम मत वेस्ट करो। क्लियर? एंड नंबर 3, दिस आई डोंट नो व्हाई यू गाइस कीप ऑन आस्किंग दिस क्वेश्चन, पर किसी ने पूछा है मैम क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? बिल्कुल भी नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है ये, बोर्ड्स में कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मार्क्स डिडक्ट होते हैं बेस्ड ऑन आपने क्या प्रॉपरली आंसर नहीं लिखा है। क्लियर? ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्ट ऑफ द एक्सट्रैक्ट हैज बीन पैराफ्रेज। पैराफ्रेज मतलब किसी बात को पहले किसी ने कहा है, यानी एक्सट्रैक्ट में नरेटर ने हमसे बात की गई है, अब उसी को किसी और के थ्रू बताया जा रहा है। सपोज हम इस चीज को अपने शब्दों में बता रहे हैं, ठीक है, उसे कहते हैं पैराफ्रेज करना। चूज द ऑप्शन दैट इंक्लूड्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन टू द ब्लैंक्स। नाउ वी हैव 3 ब्लैंक्स, वी हैव 4 into 3 12 ऑप्शंस। हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी नीड टू एलिमिनेट, क्योंकि यहां पर हम सबको प्लेस करके नहीं रख सकते, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, द डिजायर बिकेम सो डैश दैट इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन डैश वन, वली वुड लुक डैश एट पीपल हु बोर्डेड द बस एंड गो ऑफ। तो हमें यहां पर 1-2 चीजें तो पता ही समझ आ गई है कि द डिजायर बिकेम सो डैश, तो डिजायर ऐसा बन गया, यानी इतना स्ट्रॉन्ग बन गया कि उसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, एक ओवरवेलमिंग डिजायर में बोला गया, यानी कि एक ओवरवेलमिंग डिजायर से रिलेटेड हमें वर्ड चाहिए, राइट। फिर दिया है वली वुड लुक डैश एट पीपल, वो कैसे देखती थी लोगों की तरफ, विस्टफुली, यानी लॉन्गिंगली, यर्निंग। तो इस वर्ड से रिलेटेड, विस्टफुली से रिलेटेड जो भी वर्ड होगा हम यहाँ रख देंगे। क्लियर? तो हमें ये तो पता है यहाँ पे आना क्या है। अब देखते हैं हमें दिया क्या गया है। So the desire became so active, vigorous, staunch, vigorous. तो यहाँ पर एक्टिव बोला है, तो ये डिजायर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, बिगिनिंग से ही वो एक्टिव था, ठीक है। तो ये डिजायर ऐसा नहीं है, एक्टिव वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। देन इज विगरस, विगरस मतलब पावरफुल, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, मैंने बोला ना। तो विगरस क्या है, आपका परफेक्ट वर्ड है, तो विगरस बी में भी है, डी में भी है। देन सी में क्या दिया हुआ है, स्टॉन्च। स्टॉन्च का मतलब होता है फर्म। नहीं पता कोई बात नहीं, आप बी और सी के सारे वर्ड्स रख के देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर अभी हम थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे ना, थर्ड मतलब जो ब्लैंक है, उससे आपका सी जो है खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको स्टॉन्च नहीं पता, कोई बात नहीं, रखे रहने दो, विगरस, स्टॉन्च, विगरस तीनों रखे रहने दो। तो फर्स्ट वाला तो आपका क्या हो गया भाई, कैंसिल। नेक्स्ट है दैट इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन डैश वन। तो ये जो डिजायर है वो किसमें चेंज हो गया था, इनटू, हमारे पास क्या बचा है, BCD, दैट इज ओवर पावरिंग वन, ओवर टू वन, ओवर पावरिंग वन। तो ओवर पावरिंग इज द वर्ड जो कि ओवरवेलमिंग के साथ जाता है, राइट। ओवरवेलमिंग, ओवर पावरिंग, बहुत ज्यादा पावरफुल, ठीक है। फिर बोला गया है यहाँ पर ओवर्ट। ओवर्ट मतलब क्लियर, जो छुपा हुआ नहीं है। तो इट बिकेम चेंज इनटू एन क्लियर वन। एंड क्लियर कुछ नहीं हो सकता, तो इट इज समथिंग जो कि हम यहाँ पर सही नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए ओवर्ट की वजह से भी चेंज हो गया। चलो
वर्ड का मतलब भी नहीं पता, कोई बात नहीं, अभी भी तीनों ऑप्शंस को रखे रहो, मत करो चेंज। नेक्स्ट दिया है वल्ली वुड लुक डैश एट पीपल हु बोर्डेड द बस एंड गॉट ऑफ। तो वल्ली जो है लोगों की तरफ विस्टफुली देखती थी, तो विस्टफुली यानी लॉन्गिंगली, राइट, हमें ऑलरेडी पता है। तो देखो यहां दिया है चीयरफुली यानी खुशी खुशी देखती थी, यहां दिया है जॉयफुली यानी खुशी खुशी देखती थी। तो अगर चीयरफुली सही है तो जॉयफुली भी सही होना चाहिए, और बल्कि दोनों ही सही नहीं है, हमको पता है। खुशी से नहीं देखती थी वो, अपने आंखों में वो एक डिजायर लेकर उनको देखती थी, और वो वर्ड सिर्फ और सिर्फ डी में दिया है। यानी आपको अगर 1 और 2 से नहीं पता चल रहा था तो भी आपको पता चल गया थर्ड ब्लैंक से कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी है जो कि सही है, क्योंकि ए तो पहले ही एलिमिनेट हो चुका था, बी और सी भी एलिमिनेट हो गए फ्रॉम द थर्ड ब्लैंक, सो इट इज ओनली एंड ओनली option number D which is the correct answer. Clear? All right. Next is, what does the line gradually a tiny wish crept into her head and grew there mean? धीरे धीरे एक छोटी सी विश, इच्छा उसके दिमाग में बैठ गई और फिर वो ग्रो करने लगी, और किस में चेंज हो गई, एक बहुत बड़े डिजायर में। ठीक है, इसका मतलब क्या है? The wish developed in her head over a period of time. समय के साथ उसके दिमाग में ये विश जो है वो डेवलप हुई। ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा है। The wish was a feeling of wanting to prove her strength. जो उसकी इच्छा थी उससे वो अपनी ताकत प्रूव करना चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, एलिमिनेट। The wish was planted in her head by someone's suggestion. किसी ने सजेस्ट किया था, एडवाइस किया था, उसके थ्रू ये विश उसके दिमाग में प्लांट हुई, बिल्कुल भी नहीं। It was all because of her. ठीक है, तो सी भी क्या हो गया, रॉन्ग। The wish was small and was overpowered by a sense of doubt. विश तो बहुत छोटी थी बट एक डाउट की वजह से इट was overpowered, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो बहुत बड़ी विश थी। तो इसीलिए तीनों ऑप्शन क्या है, गलत। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है जो कि हमें राइट मीनिंग देता है of this particular line. So we get the answer, the wish developed in her head over a period of time. Done? All right. Next extract है, yes, I am traveling alone. She answered curtly. And I have got a ticket too. Yes, she is on her way to town, said the conductor. तो ये सारी बातें वो किसको कहती है, जब एक लेडी आती है, देखो आगे जाकर भी हमको पता है, एक वुमन आती है, उनकी सीट के बगल में आके बैठ जाती है, वल्ली के बस में बैठी हुई है वल्ली। तो उस वक्त वो जो है पूछती हैं कि यू आर सच अ लिटिल वन, आर यू ट्रैवलिंग अलोन, या फिर तुम्हारे साथ कोई बैठा है। तो वो बोलती है येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, और ये भी कर्टली बोलती हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऐसे फॉर्मनेस के साथ वो बोलती हैं। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मेरे पास टिकट भी है जैसे बाकियों के पास है। येस शी इज ऑन अ वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर। और कंडक्टर तो मजे ले रहे थे, वो तो छेड़ रहे थे बच्ची को, तो बाद वो बोलते हैं हाँ वो जो है टाउन जा रही है विद अ 30 पैसे टिकट, यानी कि उसने 30 पैसे की टिकट भी खरीदी है। ओ व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वल्ली। तो वल्ली बोलती है तुम अपना क्यों नहीं काम करते हो, मेरी तरफ क्यों ध्यान दे रहे हो। वो चिढ़ गई थी ये बातों से, बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। बट ये बात सुनकर वल्ली भी हंस रही थी और कंडक्टर भी हंस रहे थे। तो वल्ली को ये चीज समझ नहीं आई थी, बट ठीक है, धीरे धीरे पता लगता है कि वल्ली भी इन्वॉल्व हो रही थी, कोशिश कर रही थी ढलने की, और फिर वो भी हंसने लगती हैं। देन बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विथ हर ड्रिबल। तो जो ओल्ड वुमन थी, जो लेडी थी, वो अपनी नॉनसेंस टॉक के साथ, सिली बातों के साथ, ड्रिवल का मतलब हमें पता है नॉनसेंस, सिली बातें, उसके साथ वो कंटिन्यू करती हैं और वो पूछने लगती हैं, इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, व्हाट्स द स्ट्रीट, व्हाट्स द हाउस नंबर, यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी। तो वो बहुत सी चीजें पूछती है, तुम्हें पता भी है इतनी सी बच्ची के लिए सही नहीं अकेले ट्रैवल करना, तुम कहाँ जा रही हो, घर का नंबर क्या है, स्ट्रीट क्या है, क्या तुम्हें ये सब पता भी है जहाँ पे तुम जा रही हो। तो यहाँ पे वल्ली बोलती है कि आपको मेरी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वल्ली सेड, टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। उसने बोला मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, और फिर वो अपना फेस जो है वो विंडो की तरफ करके बाहर देखने लगती है। क्लियर? तो पूरे मतलब हमको समझ आ गए, मीनिंग्स क्लियर है। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट इज पिक द ऑप्शन दैट मैचेस द एक्सप्रेशंस विथ माइंड करेक्टली, यानी आपको माइंड के साथ दिए हुए हैं कुछ वर्ड्स और आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन उनको बेस्ट डिस्क्राइब करता है। तो चलो पहले पढ़ के कोशिश करते हैं कि हमको समझ आ रहा है कि नहीं। ब्रिंग टू माइंड यानी कुछ दिमाग में लाना, राइट, यानी कि कुछ याद करना, बहुत इजीली समझ आ रहा है। बी इन टू माइंड यानी दो थॉट्स में है, दो दिमाग में है, इसका मतलब दो थॉट्स में हम उलझे हुए हैं, यानी हम कंफ्यूज्ड हैं। हैव एन ओपन माइंड यानी खुला दिमाग रखना, खुले विचार रखना जो हम बोलते हैं, इसका मतलब हो गया कि आप हर एक चीज को एक्सेप्ट करना जानते हो, यू डू नॉट डाउट ऑन एवरीथिंग। देन पुट योर माइंड एट ईज एंड यू डू नॉट जज एनीथिंग, वो भी बोल सकते हो। पुट योर माइंड एट ईज मतलब शांत, यानी कि आप अगर किसी चीज की वजह से डर रहे हो, टेंशन में हो, तो आप उस चीज को हटा रहे हो, अपने आप को समझाना। ठीक है, तो हम सबका मीनिंग तो जानते ही हैं, बहुत ईजी है, तो हम इजीली अब आंसर्स भी देख लेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है ब्रिंग टू माइंड, यानी किसी चीज को अपने दिमाग में लाना। ठीक है, अब आप इसको चूज करने से बगैर क्या करो, आप क्योंकि अब जानते हो इन चारों का मीनिंग, तो अब ऑप्शंस पढ़ो, कौन सा मैं कहाँ रख सकता हूँ। बी रिसेप्टिव टू समवन्स आइडिया, रिसेप्टिव यानी कोई चीज एक्सेप्ट करना, नहीं आता इसका मतलब समझ रिसेप्टिव का, कोई बात नहीं, छोड़ो, नेक्स्ट पे जाते हैं। थिंक अबाउट ओनली वन सब्जेक्ट, सिर्फ एक चीज के बारे में सोचना। तो ये तो समझ आ गया कि टू का बी बिल्कुल नहीं हो सकता, राइट? क्यों? क्योंकि हम वहां दो चीजों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो जहां पे भी टू का बी दिया उसको हटा दो,
क्लियर? तो 2 का बी कहीं पे दिया है क्या? कहीं पे भी नहीं दिया। चलो भाई, इससे तो ये ट्रिक तो फेल हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, रिकॉल समथिंग। रिकॉल यानी किसी चीज को वापस याद करना, और वो एक दिया ही हुआ है क्या? ब्रिंग टू माइंड, किसी चीज को याद करना, लेकर आना दिमाग में। तो 1 का क्या हो जाना चाहिए? सी। जहां पे भी 1 का सी होगा वो हमारा डायरेक्ट करेक्ट आंसर होगा। तो 1 का सी क्या है? सिर्फ और सिर्फ बी में, यानी आपको मिल गया आपका आंसर बी। क्लियर? तो सीधे सीधे एलिमिनेशन फॉलो करो, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा, कहीं मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर? या फिर दूसरी चीज भी कर सकते थे, 1 को देख लेते कि एफ है कि सी है कि बी है, उससे भी आपको समझ जाता। 1 का एफ दिया हुआ है रीच अ डिसीजन, किसी चीज को दिमाग में लेकर आना और डिसीजन पे पहुंचना। कंफ्यूजन है, राइट? नहीं भी हो तो बहुत क्लियर है। देखो, किसी चीज को दिमाग में लेकर आना मतलब किसी चीज को याद करना, और डिसीजन पे आना है समथिंग एल्स, लिंक ही नहीं है कहीं से कहीं तक। तो 1 का एफ नहीं हो सकता, यानी ए और डी तो कैंसिल आउट हो गए। 1 का बी हो सकता है क्या? थिंक अबाउट ओनली 1 सब्जेक्ट, बिल्कुल भी नहीं। एक सब्जेक्ट की बात हो रही है और वहां बात हो रही है किसी चीज को दिमाग में लेके आना, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो सेकंड का हो जाएगा डी, दैट इज बी इन टू माइंड्स, अनडिसाइडेड। आप कंफ्यूज हो, किसी चीज को डिसाइड नहीं कर पाए हो। हैव एन ओपन माइंड का दिया हुआ है ए, यानी बी रिसेप्टिव टू समवन्स आइडिया, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो आप। एंड फाइनली फोर्थ का ई है, पुट योर माइंड एट ईज, मींस रीअश्योर यू, यानी खुद को एक तरीके से आश्वासन देना, उसे कहते हैं रीअश्योर करना, खुद को समझाना कि कोई बात नहीं, उसी को कहते हैं दिमाग को ठंडा करना, ईज, काम करना। क्लियर? तो इस तरीके से आपको समझ आ गया कि आपका सेकंड क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑल राइट। Next is Valli told the conductor to mind his own business and laughed as well. This shows that Valli, तो यहां पर पहले बोला है कि वल्ली कंडक्टर को बोलती है अपना काम करो, और फिर वो हंसने भी लगती है। तो इससे क्या समझ आता है? तो ऐसा कुछ चूज करना पड़ेगा जो दोनों बातों को प्रूव करे। क्लियर? नंबर 1 was not really bothered about what the conductor said, तो फिर पहला ऑप्शन क्लियर ही नहीं होगा, राइट? अगर उसको मतलब ही नहीं होता कि कंडक्टर ने क्या बोला, तो ये बोलती नहीं कि अपना काम करो, तो ए क्या हो गया? एलिमिनेट। नेक्स्ट, did not like the conductor speaking about her, हाँ, ये फर्स्ट ऑप्शन को तो एक्सप्रेस कर रहा है कि उसको पसंद नहीं आया कंडक्टर ने उसके बारे में जो कुछ भी बोला, बट हंसने वाली बात प्रूफ नहीं हो रही, तो बी क्या हो गया? रॉन्ग। डिसलाइक्ड व्हाट द कंडक्टर सेड बट वाज अम्यूज्ड, तो पहला पार्ट क्या हो रहा है? प्रूफ कि उसको अच्छा नहीं लगा जो कंडक्टर ने कहा। यस, डन। नेक्स्ट है लाफ्ड एज वेल, उसको प्रूफ कर रहा है वाज अम्यूज्ड, बट वो खुश थी। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है? दोनों चीजों को प्रूफ कर रहा है, इसीलिए दिस इज द ओनली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वाज इंप्रेस्ड विद व्हाट द कंडक्टर सेड, अगर इंप्रेस वाली बात सही होती तो हम लाफ्ड को कर सकते हैं एक्सप्लेन, बट पहला पार्ट का क्या? इसीलिए बाकी तीन जो है वो एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी हैव द आंसर नंबर सी। क्लियर? तो बहुत इजी होता है एमसीक्यू सॉल्व करना, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू यूज द ट्रिक्स ऑफ एलिमिनेशन एंड कॉमन सेंस। डन? ऑल राइट। द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विथ हर ड्रिवल, व्हाई इज द वर्ड ड्रिवल यूज्ड है? क्यों बोला गया है कि वुमन जो है वो अपनी ड्रिवल यानी नॉनसेंस सिली टॉक्स के साथ कंटिन्यू कर रही थी? ऐसा ड्रिवल वर्ड क्यों यूज किया? इट इज यूज्ड टू शो दैट द ओल्ड वुमन was talking incessantly मतलब continuously without break। ठीक है, क्योंकि वो लगातार बोल रही थी इसीलिए बोला गया उसको सिली? बिल्कुल नहीं। लगातार बोलने को, अगर वो समझदारी की बातें करती तो सिली थोड़ी ना बोलते, तो लगातार का और सिली बात करने का कोई लिंक नहीं है। देन द ओल्ड वुमन केप्ट मटरिंग अ लॉट ऑफ नॉनसेंस, क्योंकि वो सिर्फ सिली बातें जो है बार बार लगातार बोल रही थी। यस, बिल्कुल नॉनसेंस वर्ड यहाँ पर ड्रिवन को समझा भी रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ओल्ड वुमेन वॉज वॉलंटियरिंग एडवाइस ऑन रिक्वेस्ट, यानी खुद ही की जो रिक्वेस्ट पे उन्होंने अपनी एडवाइजेस दी। ठीक है, क्योंकि वो किसी की रिक्वेस्ट पे अपने सजेशंस दे रही हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है ड्रिवल के साथ। देन स्पोक नॉन स्टॉप अबाउट हरसेल्फ, नॉन स्टॉप इंसिसेंटली, एक ही बात है, तो यहाँ पर ये क्या है? रॉन्ग ऑप्शन। फाइनली हमको समझ आ गया कि यस, यहाँ पे नॉनसेंस वर्ड जो है वो ड्रिवल को समझा भी रहा है, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। दैट्स व्हाई वी वुड से दैट ऑप्शन नंबर बी इज द वन जिसको हम टिक करेंगे। क्लियर? ऑल राइट। Next is the old woman asked her questions. Due to anxiety about Valli traveling alone, out of curiosity and concern for Valli, interest in Valli's life and need for travel, and due to the habit of interfering in Valli's life. तो बहुत easy options है कि old woman ये सब चीजें क्यों पूछ रही थी वल्ली से? नंबर 1, क्योंकि वो वल्ली के लिए टेंस थी कि ड्यू टू एंजाइटी अबाउट वल्ली ट्रैवलिंग अलोन, कि उनको टेंशन हो गई, शी वाज एंशियस। सेकेंडली, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड कंसर्न, चलो टेंशन वाली बात भी सही है, बट सेकेंड ऑप्शन में देखो दो चीजें मिल गई, एक तो वो क्यूरियस थी, जानना चाहती थी बातें, दूसरी बात वो कंसर्न थी वल्ली के लिए कि वो छोटी बच्ची है, तो यस, बी ज्यादा अप्रोप्रिएट है, तो ए हट गया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इन वल्लीज लाइफ, कोई इंटरेस्ट नहीं था उनको वल्ली की लाइफ में, या फिर नीड फॉर ट्रैवल, इंटरेस्ट होता तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछती, तो सी भी एलिमिनेट हो गया। देन ड्यू टू हैबिट ऑफ इंटरफेयरिंग इन वल्लीज लाइफ, वी डोंट नो वेदर शी हैज दिस हैबिट और वाज शी डूइंग इट विद सम अदर रीजन, इसीलिए सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है जो हमको सही आंसर देता है। शी वाज क्यूरियस एंड शी वाज कंसर्न फॉर वल्ली। क्लियर? तो इसीलिए बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर। डन? ऑल राइट।
नेक्स्ट इज हाउ डू यू थिंक वल्ली फेल्ट when the old woman asked her questions? आपको क्या लगता है वल्ली को कैसा लग रहा था जब ओल्ड वुमन उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ रही थी? पिक द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स हर फीलिंग। तो ऑप्शन कुछ सही भी हो सकते हैं 2-3, बट बेस्ट यूज करना है, तो वर्ड इसलिए बेस्ट दिया क्वेश्चन में, ठीक है। क्या करना है आपको? वल्ली के बारे में बताना है। जब वल्ली से वो लेडी क्वेश्चंस पूछ रही होगी तो वो क्या फील कर रही है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने बोला यू नीड नॉट टू बी कंसर्न अबाउट मी, नीड नॉट टू बॉदर अबाउट मी। देन वो बोलती हैं कि वो विंडो के बाहर देखने लगती हैं। तो 2 चीजें हैं, ठीक है। सो सबसे पहले बोला है इरिटेटेड, एजिटेटेड। इरिटेटेड मतलब क्या होता है? परेशान हो जाना। एजिटेट मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे बोल सकते हैं इरिटेट तो होना ही, बट नर्वस भी हो जाना, एंशियस हो जाना, गुस्से में आ जाना कि क्यों कर रही है सब चीजें। नेक्स्ट कंसर्न, अपसेट। कंसर्न वर्ड क्या है? गलत है, बिल्कुल भी वो कंसर्न नहीं थी अली। अपसेट, एजिटेटेड, वाज शी सैड? यस। तभी वो उनको दिमाग खराब हो जाता है कि क्यों आके बैठ गई यहाँ पे, डिस्टर्ब करिए, इंटरफेयर करिए मेरी, मैं जो बस जर्नी एंजॉय कर रही हूँ उसको। एंड एजिटेटेड, यस शी वाज फीलिंग ट्रबल, ठीक है। देन अपसेट, इरिटेटेड, कि वो अपसेट थी और वो इरिटेट हो रही थी कि क्या बोल रही है वो लेडी, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस कर रही हैं। तो हमें पता है कि इसका आंसर अपसेट एंड इरिटेटेड बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इरिटेटेड, एजिटेटेड तो एक ही चीज हो गई ऑलमोस्ट, तो उसको हटा दो। देन कंसर्न वर्ड से सेकंड एलिमिनेट हो जाता है। थर्ड में अपसेट है, फोर्थ में भी अपसेट है, बट एजिटेटेड, इरिटेटेड। तो एजिटेटेड मीन शी वाज ट्रबल्ड, परेशान हो रही थी वो, और इरिटेटेड मतलब वो चिढ़ रही थी। तो ज्यादा परफेक्ट क्या है? चिढ़ना, ठीक है। तो इरिटेटेड क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर? तो एजिटेटेड और इरिटेटेड में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, वो क्या है? इरिटेट होना यानी चिढ़ना, और एजिटेट होना यानी कि परेशान हो जाना, ट्रबल फील करना, ठीक है। तो इसीलिए आपका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज बेस्ट पूछा है। डन, ऑल राइट। Next is the tale of Custard the Dragon, यानी कि the poem given in the chapter. Ink trickled down to the bottom of the house hole and little mouse blinked strategically mouse hold. But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squirm, we went at the pirate like a robin at a worm. क्या दिया हुआ है? इंक जो है वो ट्रिकल, यानी कि ये कब की बात हो रही है? जब पायरेट एंटर होता है और बेलिंडा जो है वो बहुत डर जाती हैं और वो हेल्प हेल्प चिल्ला रही हैं। तो उस वक्त जो इंक है, यानी कि जो किटन थी, ब्लैक किटन, शी ट्रिकल्ड डाउन, शी रैन डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। तो नीचे भाग गई वो घर में। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड, और बहुत क्लेवरली जो ये माउस है जिसका नाम क्या है? ब्लिंक, वो जो है माउस होल में चला गया, यानी कि जो चूहे के जो होल नहीं दिखाते हैं उसमें चला गया। बट अब जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, और कस्टर्ड जो है एकदम से जंप किया उसने, और उसकी आवाज कैसे आ रही है? उसकी नाक से कैसे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? जैसे कि एक इंजन का साउंड होता है। सो स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन, और अपनी टेल को वो इस तरीके से पटक रहा था और ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कि डंजन में, प्रिजन में, सेल में क्या है? आयंस हैं, लोहे के बार्स हैं, या फिर जो चेन्स पहनाई जाती हैं प्रिजनर्स को, उससे जो आवाजें आती हैं आयंस से, वैसी आवाजें जो है उसकी टेल से प्रोड्यूस हो रही हैं। विथ अ क्लैटर एंड अ क्लैंग एंड अ जैंगलिंग स्क्वर्म, और ये सब साउंड्स प्रोड्यूस किए हैं कि जैसे क्लैटर साउंड, देन क्लैंग साउंड, देन जैंगलिंग स्क्वर्म साउंड, ये सारे साउंड्स के साथ ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म, एकदम से जैसे रॉबिन बर्ड जो है वर्म को देखती ही एकदम से अटैक करती है, वैसे ही पायरेट ने एकदम से जाके पायरेट को अटैक किया। क्लियर? कस्टर्ड ने, सॉरी ड्रैगन ने पायरेट को अटैक किया। क्लियर? तो हमें समझ आ गया पूरा मीनिंग स्टैंजा का। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। Which option lists the quotes that support the ideas in the extract? कौन सा कोट है, कहावत है, या कह सकते हो जो भी लाइन दी हुई है वो इस पूरे स्टांजा को परफेक्टली समझाती है? Fear makes strangers of people who would be friends. तो क्या बोला है? Fear makes strangers of people. डर जो है वो क्या करता है? जो फ्रेंड्स हो सकते हैं उनको स्ट्रेंजर बना देता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बात नहीं हो रही है। पायरेट ना तो कोई फ्रेंड बनाने के लिए सोचा था, ना डर की वजह से हो रहा है। यहाँ पे ये जो कोट है वो पूरे स्टांजा को समझा ही नहीं रहा। नेक्स्ट, इफ यू आर ब्रेव इनफ टू स्टार्ट, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फिनिश। अगर आप में हिम्मत है स्टार्ट करने की तो आप जो है उतने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं उस चीज को खत्म करने की। बिल्कुल, कस्टर्ड ने इनिशिएट किया है तो सेकंड वाला सही हो सकता है। Courage does not mean you don't get afraid. Courage means you don't feel fear stop you. करेज का मतलब ये नहीं होता कि आपको डर ना लगे, बल्कि करेज का रियल मतलब होता है कि जो डर है वो आपको रोके ना। ठीक है? You get in life what you have the courage to ask for. आपको वही चीजें मिलती हैं जिसके लिए आपके पास हिम्मत होती है मांगने की। ओके, फोर्थ भी सही लग रहा है। Fear has a large shadow but he himself is strong. जो डर है उसका बहुत बड़ी परछाई होती है। ठीक है? Has a large shadow but he himself is strong. बट वो खुद भी क्या होता है? बहुत ज्यादा ताकतवर, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि 1 नहीं होना चाहिए, राइट? तो जिस भी ऑप्शन में 1 है उसे हटा दो। तो A हट गया, देन D हट गया। अब क्या है? 2 3 4 या 2 3, यानी 4 देख लो कि सही है कि नहीं, यानी 2 भी सही है, 3 भी सही है। ठीक है? फोर्थ में बोल रहे हैं आपको वही मिलता है जिसके लिए आपको हिम्मत हो मांगने की।
अब यहाँ जो ये एक्सट्रैक्ट है, स्टैंजा है, इसमें अगर हम ध्यान से देखें कि फोरफिट है कि नहीं, हमें समझ आएगा स्टैंजा में बात किसकी हो रही है कि यहाँ पर कस्टर्ड जो है वो अटैक करते हैं, पैरेट के साथ डील करते हैं, यानी कि ब्रेव इनफ टू स्टार्ट। देन करेज का मतलब ये नहीं होता कि आप डर नहीं रहे हो, बल्कि आप जो है डर से अपने आप को रोक नहीं रहे हो, ठीक है, कस्टर्ड नहीं रुका। नेक्स्ट बोल रहे हैं करेज से उसने कुछ मांगा, तो यहाँ कस्टर्ड ने कुछ मांगा है क्या? नहीं, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि 4 जो है वो सही नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी गेट द आंसर 2 and 3। डन। तो कैसे एलिमिनेट किया समझ आ गया कि 1 जो है जहां पे भी था हमने उन ऑप्शंस को हटाया, बचा क्या बी और सी। जैसे ही हमने देखा बी और सी में 4 का डिफरेंस है, 4 को हमने पढ़ा तो वो इस स्टैंजा पे फिट नहीं होता, क्योंकि करेज से कुछ भी कोई नहीं मांग रहा है। तो सिर्फ 2 और 3 है जो बहुत ब्यूटीफुली इस पूरे स्टैंजा को समझाते हैं। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पोएट्स पर्पस ऑफ यूजिंग द ऑनोमेटोपिक वर्ड्स गिवन इन द एक्सट्रैक्ट। अब नहीं पता अगर आपको ऑनोमेटोपिया क्या होता है तो दिक्कत हो जाएगी, हम पढ़ चुके हैं। टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में सबसे ज्यादा लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं, हमारी जितनी भी पोएम्स आ रही हैं उसमें, और हमने बहुत देर तक उनको डिस्कस भी किया, अराउंड आई थिंक 15-16 लिटरेरी डिवाइसेस हमने डिस्कस किए हैं इसमें। तो ऑनोमेटोपिया होता है साउंड वाले वर्ड्स, दैट्स इट, ठीक है। तो पहला दिया है इट इज टू एम्फसाइज ऑन द माइट एंड बोल्डनेस ऑफ कस्टर्ड। साउंड से हमें दिखाया जा रहा है कितना स्ट्रॉन्ग है कस्टर्ड, बिल्कुल हमें समझ आ रहा है कि उसका जो गुस्सा है उससे बिल्कुल ऐसे इंजन जैसा साउंड निकल रहा है नाक से। देन उसकी जो टेल है उससे बिल्कुल आयंस एंड डंजन जैसा साउंड निकल रहा है। तो ये साउंड से समझ आ रहा है कि कितना गुस्से में और कितना स्ट्रॉन्ग है कस्टर्ड, ठीक है। तो पहला सही है। इट इज टू इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर कस्टर्ड टू द रीडर्स। नहीं, इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है कस्टर्ड का, अपीयरेंस बता चुके हैं, तो साउंड से इंट्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इट इज टू इंप्रेस अपॉन द रीडर्स दैट कस्टर्ड वाज रेडी, ताकि हम इंप्रेस हो जाएं जानकर कि कस्टर्ड रेडी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज टू मेक कस्टर्ड बोल्ड इनफ टू फेस द सिचुएशन। नो, व्हाई वुड कस्टर्ड बी एबल टू लिसन टू द साउंड एंड देन ही वुड बिकम बोल्ड? वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है जो आपको डायरेक्ट आंसर देता है। साउंड वर्ड्स क्यों यूज किए गए हैं? ताकि उसकी जो माइटीनेस, जो स्ट्रॉन्गनेस, बोल्डनेस है वो हमें दिखाई दे। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट है पिक एन ऑप्शन दैट बेस्ट फिट्स द यूसेज ऑफ द वर्ड ट्रिकल्ड एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ ट्रिकल्ड का मतलब है रैन, ठीक है। वैसे ट्रिकल का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे बहना, देन छोटी मोटी बूंदें, और एक होता है भागना, बहुत तेजी से भागना, ठीक है। सो द वाटर ट्रिकल डाउन द टैप एंड फिल्ड द ट्रो। अब यहाँ पे वाटर ट्रिकल डाउन द टैप यानी नल से पानी जो है वो धीरे धीरे निकला, भागा क्या? नहीं, तो ए गलत। स्टूडेंट्स ट्रिकल्ड इनटू द क्लासरूम एज द टीचर एंटर्ड। जैसे ही टीचर आई बच्चे जो है क्लासरूम में भागे, ठीक है। तो ये भागने वाला मीनिंग सिर्फ बी में दिख रहा है। टीयर्स ट्रिकल डाउन हर चीक्स एज शी हर्ड द सैड न्यूज। जैसे उसने बुरी खबर सुनी उसके आंखों से आंसू निकलने लगे, तो इसे आंसू भागे क्या? नहीं। हिज एंथुसियाज्म फॉर द टास्क ओनली ट्रिकल अवे। जो उसका एक्साइटमेंट था टास्क के लिए वो धीरे धीरे जो है कम होता गया, भागा नहीं, धीरे धीरे कम होने लगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया फाइनली आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, जहां पे भागने की बात की गई है। जैसे टीचर को देखा बच्चे जो है जोर से क्लासरूम में भागे, जो कि हम करते भी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट फिट्स विद द रिएक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तो क्या रिएक्शन है उस हिसाब से आपको वर्ड्स रखने हैं। जैसे इंक जो किटन है, शी वॉज टेरिफाइड, शी वॉज अफ्रेड, ठीक है, डर चुकी थी वो, इसीलिए वो क्या करती है? भाग जाती है नीचे घर में। ब्लिंक क्या है? चूहा है, वो भी क्या करता है? माउस होल में चला जाता है, तो वो भी डरा हुआ है। देन पायरेट क्या है? पायरेट के बारे में बोला गया है कि वो शॉक्ड है। आगे जाके हमने पूरी पोएम पढ़ी है, राइट। तो पायरेट क्या था? शॉक्ड था कि कैसे कस्टर्ड उसको डराता है, और फिर वो अल्कोहल कंज्यूम करता है इन सब चीजों को डील करने के लिए। कस्टर्ड वॉज अनडॉन्टेड। अनडॉन्टेड का मतलब होता है अनअफ्रेड, डरा हुआ नहीं था। तो अगर आपको अनडॉन्टेड का मतलब नहीं भी पता है ना, तो भी बाकी तो समझ आ गए कि इंक टेरिफाइड था, डरा हुआ था। तो ब्लिंक के बारे में और पायरेट के बारे में हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? तो ब्लिंक वॉज शॉक्ड, नहीं, ब्लिंक वॉज नॉट शॉक्ड, ही वॉज अफ्रेड। पायरेट वॉज डिस्प्लीज्ड। चलो पहले इससे देख लेते हैं। ब्लिंक वॉज शॉक्ड, नो। ब्लिंक वॉज पेट्रीफाइड, पेट्रीफाइड यानी कि जम जाना, डर के मारे, हिल मूवमेंट ही नहीं हो रही, इतना ज्यादा डर जाना। तो पेट्रीफाइड, यस इट्स राइट वर्ड। तो ब्लिंक पेट्रीफाइड, बी सही हो सकता है। ब्लिंक वॉज अपसेट, नहीं, अपसेट की कोई बात नहीं की गई है, वो डर गया था, तो सी भी गलत हो जाएगा। एंड ब्लिंक वॉज पेट्रीफाइड, यानी पेट्रीफाइड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। तो बी और डी में से अब हमको चूज करना है। सो बी में दिया है वंडर, डी में दिया है शॉक्ड। सो पायरेट वॉज वंडरिंग और पायरेट वॉज शॉक्ड, ही वॉज शॉक्ड, ठीक है। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा? पेट्रीफाइड एंड शॉक। तो बहुत इजी हो गया। तो इंक जो है वो डरा हुआ था, ब्लिंक वॉज पेट्रीफाइड, बहुत ज्यादा डर गया था, पायरेट वॉज शॉक्ड कि कस्टर्ड ने उस पर जो अटैक किया, और कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, इसीलिए उसने डील किया करेज के साथ इस सिचुएशन में। तो इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? डी, पेट्रीफाइड एंड शॉक्ड। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट है he went at the pirate like a robin at a worm. Why has this comparison been used here? जैसे कि वो जो है पायरेट किस पे गया? कस्टर्ड पायरेट पे कैसे अटैक करने गया? जैसे रॉबिन जो है वो वॉर्म पे अटैक करती है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि क्यों ये कंपैरिजन बताया गया है। तो रॉबिन वॉर्म को अटैक करता है और कस्टर्ड पायरेट को अटैक कर रहा है, ये कंपैरिजन क्यों बताया? चलो ऑप्शन पढ़ते हैं।
जस्ट लाइक द रॉबिन कैचेस द वॉर्म, कस्टर्ड अटैक द पैरेट आफ्टर केयरफुल ऑब्जर्वेशन। कि जो रॉबिन है वो वॉर्म को क्या करती है, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करती है फिर अटैक करती है, ऐसा नहीं है। रॉबिन क्या करती है, जैसे ही देखती है वॉर्म को सीधे जाके अटैक करती है, तो ऑब्जर्वेशन नहीं करती वो, ठीक है। नहीं तो तब तक तो पैरेट भी अटैक कर देता कस्टर्ड पे अगर वो ऑब्जर्व कर रहा होता तो ऑप्शन ए तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो गया। कस्टर्ड अटैक द पैरेट विदाउट डिले, बिना कोई टाइम वेस्ट किए कस्टर्ड ने सीधे से अटैक कर दिया, किस पे, पायरेट पे। यस, यही रॉबिन भी करती है, तो ऑप्शन बी सही लग रहा है। कस्टर्ड अटैक द पायरेट वेलरसली, वेलरसली यानी ब्रेवली, तो ब्रेवरी की जरूरत नहीं होती है यहाँ पर कि रॉबिन जो है वो ब्रेवली अटैक करती है, वो सीधे जाके अटैक कर देती है, उसमें कोई मतलब नहीं है। तो ये वाला क्या है, गलत है पॉइंट। कस्टर्ड अटैक द पायरेट स्टेल्थीली, स्टेल्थीली यानी सीक्रेटली, पता ना चले पायरेट को, ऐसा कुछ नहीं, उसके सामने ही जाता है और उसको अटैक करता है, यानी सीधे सीधे हमें समझ आ रहा है कि ऑप्शन नंबर बी है, जिसकी वजह से कंपैरिजन किया गया है। सो वी गेट द आंसर दैट ही डिड इट विदाउट डिले। डन, ऑल राइट। Next is pick the option that does not display a simile from the extract। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको सिमिली में पता है कि क्या होता है, मेटाफर पता है। मेटाफर और सिमिली दोनों में क्या होता है, कंपैरिजन होता है। मेटाफर में हम वर्ड लाइक और एज यूज नहीं करते हैं, बट सिमिली में करते हैं, ठीक है। तो लाइक वर्ड और एज वर्ड जिसमें होगा दैट वुड बी द करेक्ट कंपैरिजन, जो कि एक सिमिली यूज करते हुए हो रहा है। जैसे क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयंस, तो कैसे क्लैश किया, आयंस की तरह, लाइक वर्ड यूज किया तो यहाँ सिमिली है। नेक्स्ट, एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, जैसे कि रॉबिन करता है वैसे, तो कंपैरिजन लाइक यूज करते हुए हो रहा है, तो अगेन ये सिमिली है। कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, कैसा साउंड प्रोड्यूस करा था, जैसे कि इंजन से आवाज निकलती है, तो लाइक वर्ड यूज करके कंपैरिजन बताया, अगेन ये सिमिली है। ट्रिकल डाउन टू द बॉटम, तो नीचे भागा, अब कंपैरिजन भी नहीं है, दूसरी बात ना ही लाइक और एज वर्ड यूज किया है, तो डी है जिसमें कोई भी सिमिली या मेटाफर कुछ भी नहीं है, तो डी क्या हो गया आपका राइट आंसर। क्लियर, तो क्योंकि लाइक और एज वर्ड अगर आपको समझ आ गए हैं तो आप कंपैरिजन देखते हुए लाइक और एज देख लो, तो वो हो जाता है सिमिली का आंसर। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, डायरेक्ट आंसर। अगर सिमिली का मतलब पता है, ये सीधे बहुत ही 10-15 सेकंड का क्वेश्चन है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट है द एक्सट्रैक्ट मेंशंस आयंस इन डंजन्स, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट आयंस इज अ रेफरेंस टू। इस पोएम में आयंस के बारे में बात की गई है, जैसे डंजन्स में, प्रिजन में, सेल में आयंस का यूज किया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस आयन का रेफरेंस क्या है, तो आयन का मतलब है यहाँ पर जो लोहा यूज करते हैं बार्स में, या फिर जो प्रिजन को पिनाई जाती है ना, चेन्स जिससे आवाजें आती हैं, उनको कहा जाता है यहाँ पर आयंस। सो आयन रैक्स फॉर स्केर्ड बुक्स, बिल्कुल नहीं, यहाँ प्रिजनर्स में बुक्स वगैरह की कोई बात नहीं की गई है। आयन केसेस, बिल्कुल भी नहीं, केस यानी डब्बा, तो वो नहीं बात की गई है। हाउसिंग ट्रेजर्स, दूसरी बात, इसकी वजह से भी ये गलत हो जाता है। आयन चेन्स होल्डिंग द प्रिजनर्स कैप्टिव, यस, यहाँ पे ये जो डंजन्स है वो सेल प्रिजन की बात कर रहा है, तो प्रिजनर्स की बात भी यहाँ पे सी में ही हुई है। आयन कॉफिन्स फॉर बरिंग द रॉयल डेड, कॉफिन की बात नहीं है, प्रिजन की बात है। तो अगर आपको ये भी नहीं पता कि किस चीज की वजह से डंजन का मतलब पता है सेल और प्रिजन, वो सिर्फ एक में यूज हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर। क्लियर, तो यहाँ आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर सी पे टिक करना है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट जो एक्सट्रैक्ट है इस पोएम का, दैट इज Belinda giggled till she shook the house, and Blink said weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled and they all looked around. तो क्या बोला है सेकंड एक्सट्रैक्ट में कि जैसे ही साउंड सुनाई देता है, यानी कि ये स्टैंजा जो पहला दिया था ना, वो बात की स्टोरी है और ये थोड़ा पहले की स्टोरी है। तो बेलिंडा के बारे में बोला गया है, वो ऐसे हंसती थी जैसे पूरा घर हिल जाए, इतनी जोर जोर से वो हंसती थी। ब्लिंक जो है, माउस जो है, वो वीक साउंड प्रोड्यूस करता है, जो कि साउंड ऑफ माउस बताया गया है, विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है कि माउस अगर गिगल करेगा तो वो वीक साउंड से गिगल करेगा। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और इंक और मस्टर्ड क्या करते थे, ये दोनों कस्टर्ड से रूडली, बहुत ही बुरी तरीके से उसकी एज पूछते थे, क्योंकि वो जब भी ही यूज्ड टू क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज, तो उसको ऐसे बोलते थे जैसे बच्चा है क्या छोटा, इसीलिए उसकी एज पूछते थे। सडनली एकदम से क्या होता है, दे हर्ड अ नास्टी साउंड, दे हर्ड समथिंग व्हिच वाज नॉट अ गुड साउंड, थोड़ा अनयूजुअल साउंड उनको सुनाई देता है। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और मस्टर्ड यानी जो डॉग है, इट स्टार्टेड बार्किंग, ग्राउलिंग, और उसके बाद ये लोग सब आसपास देखने लगते हैं। क्लियर, तो हमें मीनिंग समझ आ गया हर एक वर्ड का। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। What can you infer from the repetition suddenly in the above extract? दो बार क्यों यूज किया, एक बार क्यों नहीं यूज किया वर्ड suddenly? There was an immediate change in the scene. It focuses on the hasty attack and the loud noise. It emphasizes that an unexpected noise was heard. It draws our attention to the loud cry that occurred. तो बहुत क्लोज हैं ऑप्शंस, ध्यान से पढ़ते हैं। पहला दिया है एकदम से सीन में चेंज हुआ है इसीलिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सीन चेंज करने के लिए हमको बताया गया है। हमें ये बताया गया है कि एकदम से कुछ अजीब सा साउंड सुनाई दिया इन लोगों को। क्लियर,
फोकसेस ऑन द हैस्टी अटैक, अटैक हुआ है क्या अभी तक? नहीं, तो बी भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग। इट एम्फसाइजेस द अनएक्सपेक्टेड नॉइज वॉज हर्ड, बिल्कुल भी इस एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कोई ऐसा साउंड आएगा और ऐसा साउंड सुनाई देता है, इसीलिए यूज किया गया है 2 बार सडनली। और ये हमारा अटेंशन ड्रॉ करता है कि जो भी लाउड क्राई आया है उसकी वजह से। तो हमें भी पता है यहाँ पर ये लोग क्यों डर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड वॉइस थी, इन लोग को एक्सपेक्टेड नहीं था। ये हमारे लिए नहीं है सडनली सडनली, ये बताने के लिए उनके हिसाब से है, मतलब वो लोग बोल रहे हैं ऐसा, अरे एकदम से, यानी एक्सपेक्टेड नहीं है और ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई, इसीलिए अनएक्सपेक्टेड वाला क्या हो जाएगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज अ केज मीन्स कैप्टिविटी. Why is custard inclined to remain in a cage despite what it symbolizes? This is so because he viewed it as a. अब देखो, ये जो पूरा एक क्वेश्चन है ना, इसमें आपको मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कैसे? देखो, क्या बोला है कि केज, एक पिंजरे का मतलब होता है कैप्टिविटी, जहां किसी को कैद करके रखते हैं, और कोई भी कैद होना नहीं चाहता, सबको फ्रीडम चाहिए, राइट? हम देख चुके हैं टाइगर इन द जू में। बट कस्टर्ड क्यों मांग रहा है ऐसा केज? तो यहां हमें पता है कस्टर्ड के लिए बोला है नाइस एंड सेफ केज, जहां उसको सेफ्टी दिखेगी, वो चाहता है केज, राइट? तो पहला दिया है बिकॉज उसके हिसाब से ये केज एक सेंचुरी है। सेंचुरी का मीनिंग अगर नहीं पता, इतना तो पता होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी जहां पर एनिमल्स को सेफली रखा जाता है। तो सेफ्टी वाला जो क्राइटेरिया है वो सेंचुरी में समझ आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो जरूर होना चाहिए, राइट? तो हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शंस में 1 दिया हुआ है, ए में, बी में, सी में, डी में नहीं दिया, यानी कि हमको सिर्फ 4 देखना है। अगर 4 सही है तो बी हो जाएगा, 4 सही नहीं है तो ए रख देंगे, राइट? तो इस तरीके से आपको डील करना है इसके साथ, नहीं तो मीनिंग्स की वजह से दिक्कत हो सकती है। अब 4 देख लो, 4 है रेफ्यूज। अब रेफ्यूज आपको सब पता होगा, आपने टीवी में भी देखा होगा, जहां पे सेफ होता है, शेल्टर और प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर और डिस्ट्रेस, जहां पे डर ना हो, ठीक है? तो जहां पे सेफ्टी है वही तो उसको चाहिए, राइट? तो इसीलिए सेंचुरी और 4th रेफ्यूज दोनों सेफ्टी की बात कर रहे हैं। सो डेफिनेटली हमको कुछ नहीं करना, ऑप्शन से समझना है। तो 1 और 4 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसके अलावा गार्ड हाउस होता है, बिल्डिंग यूज्ड टू अकोमोडेट अ मिलिट्री गार्ड और टू डिटेन मिलिट्री प्रिजनर्स, यानी एनिमल्स के लिए नहीं होता है, ये मिलिट्री से रिलेटेड है। तो वो बिल्कुल भी उसको गार्ड हाउस की तरह नहीं देख रहा, बिकॉज एज एन एनिमल उसको पता ही नहीं होगा कि गार्ड हाउस क्या होता है। सेकेंडली, क्यूबिकल क्या होता है? ऑफिस क्यूबिकल आपने सुना होगा, यानी एक छोटा सा रूम, पार्टीशन्ड रूम होता है, वहां पर सारी चीजें अवेलेबल होती है। और एक होता है जो ऑफिस डेस्क होती है, ठीक है? तो थोड़ा बहुत अगर उससे लिंक करोगे तो भी समझ आ जाएगा कि भाई यहाँ पर कस्टर्ड को कुछ नहीं पता है क्यूबिकल के बारे में। फाइनली बूथ, बूथ भी क्या होता है? क्यूबिकल, जैसे फोन बूथ होता है, एक छोटा सा एक एरिया, पार्टीशन्ड एरिया, ठीक है? तो इसीलिए हमें अगर डायरेक्ट मीनिंग समझ नहीं भी आएंगे तो भी हम 1 और 4 से इस ऑप्शन को सॉल्व कर सकते हैं। सो वी हैव आवर आंसर, दैट इज बी 1 and 4। डन, ऑल राइट। Next is, why has the poet used the word weak to signify the giggling of the mouse? पोएट ने वीक वर्ड ही क्यों यूज किया है जो माउस का गिगलिंग क्राइटेरिया वो दिखाने के लिए? बिकॉज द पोएट यूजेज इट टू एड सस्पेंस। अब इससे कोई सस्पेंस थोड़ी ना होगा, माउस गिगल करेगा तो ए तो कैंसिल हो गया। Because the poet has imagined how the mouse would sound in this mood. Yes, poet ने imagine कर लिया है कि माउस जो है कैसे साउंड करेगा, बिकॉज किसी को भी नहीं पता माउस गिगल कैसे करता है, बट उन्होंने बताया है वीक विच इज अ गिगलिंग फॉर द माउस, तो ये उनके हिसाब से है। सो ही हैज इमेजिन्ड इट, तो हम बोलेंगे यस, बी क्या हो गया आपका राइट आंसर। हैज मॉक्ड एट द माउस फॉर गिगलिंग एट कस्टर्ड, उसने एक मजाक उड़ाया उन्होंने, बिल्कुल भी नहीं। यूजेज इट टू क्रिएट अ स्कैरी इफेक्ट, बिल्कुल नहीं, वीक से कौन डर जाएगा, राइट? तो इसीलिए सीधे सीधे आपको क्या समझ आ रहा है कि ये पोएट का इमेजिनेशन है कि कैसे माउस का साउंड होगा अगर वो गिगल कर रहा है, लाफ कर रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए आपका राइट आंसर। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज पिक द ऑप्शन विद द करेक्ट मैचेस फॉर कॉलम्स ए एंड बी। आपको क्या करना है, यहाँ पर सही वर्ड को चूज करना है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना, उनका मतलब है चकल, स्निगर, स्मर्क, ठीक है? आपने ये वर्ड नहीं सुने हैं तो दिक्कत हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे कि इसका मतलब क्या है। चलो ऑप्शन से खेलते हैं, क्या पता कुछ हमें एलिमिनेशन में हेल्प हो जाए। तो अगर हम 1 का मीनिंग समझ जाते हैं तो हम सीधे सीधे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे 1 का डी, 1 का सी, 1 का बी, 1 का ए, यानी कि 1 बस सॉल्व कर लो, क्योंकि वही एक वर्ड है जो आपने शायद कभी सुना हो, चकल। चकल का मीनिंग समझ जाएगा ना, तो बाकी पूरे क्वेश्चन में आपको समझने की जरूरत ही नहीं है कि स्निगर क्या होता है, स्मर्क क्या होता है। तो चकल मीन्स टू स्माइल इन अ हाफ सप्रेस्ड mocking way, to smile in an irritating conceited manner, to let out a quiet and suppressed laugh, to let out a laugh heartily and loudly। तो chuckling का मतलब होता है धीरे धीरे अपने अपने आप में हंसना शांति से, तो इसीलिए to let out a quiet and suppressed laugh उसे कहते हैं chuckle। अगर आपको बस वो मीनिंग पता हो देन डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। क्लियर? तो सीधे सीधे आप फिर ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दोगे, बिकॉज फ्रॉम देयर यू गेट टू नो कि 1 का क्या है सी। बाकी भी डिस्कस
डिस्कस कर लेते हैं। 1 का सी है, 2 का ए है, 3 का बी है। 2 क्या है? स्निगर। स्निगर का मतलब होता है टू स्माइल इन अ हाफ सप्रेस्ड मॉकिंग, किसी को चिढ़ाते हुए हंसना, ठीक है। देन उसके बाद आता है स्मर्क। स्मर्क का मतलब होता है बी, ठीक है, यानी टू स्माइल इन एन इरिटेटिंग कंसीटेड मैनर, यानी बहुत चालाकी से किसी को इरिटेट करते हुए कोई हंसी दिखाना अपने चेहरे पे, उसे कहते हैं स्मर्क करना, ठीक है। तो फाइनली आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विच इज 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी। डन, ऑल राइट। Next is, which belief about dragons is in contrast to Custard's behavior in the extract? ड्रैगन के बारे में क्या बिलीफ है? एक बहुत ही बड़ा सा एनिमल है, डरावना सा एनिमल है, और उसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग अलग ऑपोजिट हमको यहाँ पे क्या दिखाया गया है? ड्रैगन्स आर ब्रेव एंड फियर्ड, देन ड्रैगन्स कैन ग्रांट विशेस, बिल्कुल भी नहीं, बी वाला तो गलत है। ड्रैगन्स कैन बिकम इनविजिबल, नहीं। ड्रैगन्स आर सॉफ्ट हार्टेड एंड काइंड, नो। तो सिर्फ ए है कि ब्रेव होते हैं, और यहां हमें बताया गया है कि वो क्या है? एक कावर्ड है। तो इसीलिए ए क्या है? द वन जिससे आपको कंट्रास्ट दिखाया गया है, जनरल थॉट अबाउट ड्रैगन्स जो होता है, एंड फाइनली जो इस पोएम में हमको सिग्निफाई किया गया है। क्लियर? तो बहुत ईजी है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए हमको आंसर दिख रहा है। डन, ऑल राइट। Next is, a hyperbole is a literary device where the poet, writer, speaker purposely and obviously exaggerates to an extreme. हाइपर बोल देता है, यानी एग्जैजरेट करके बोल देता है, बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं पोएट, उसे कहते हैं हाइपरबोल। क्लियर? तो यहां पर बोला गया है कि पर्पसली, जानबूझ के, या फिर ऑब्वियसली, जरूरत होती है एज पर द राइटिंग, जो भी पोएट या राइटर या स्पीकर जो भी होते हैं, वो क्या करते हैं? जानबूझ के एग्जैजरेट कर देते हैं, किसी चीज को बड़ा चढ़ा के बताते हैं, ठीक है। चूज द ऑप्शन दैट इंक्लूड्स एन एग्जांपल ऑफ हाइपरबोल फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, यानी कि ऐसा कोई एग्जांपल जो कि हमें लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया, इतना कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका हाइपरबोल का एग्जाम्पल। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, ठीक है। मस्टर्ड ने बाक किया और सब उसको देखने आसपास देखने लगे, तो ये एग्जैजरेटेड नहीं है, ऑब्वियस है। नेक्स्ट है, इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और इंक और मस्टर्ड ने बहुत रूड होकर उससे उसकी एज पूछी, तो इसमें भी कुछ एग्जैजरेटेड नहीं है, राइट। बेलिंडा गिगल्ड टिल ही शी शुक द हाउस, बेलिंडा ऐसे हंसती थी जैसे पूरा घर हिल जाए। भाई कोई भी हंस ले, यानी कि कोई आके बड़ा सा कोई डेविल राक्षस भी आके खीकी खीकी करेगा तो क्या घर हिल जाएगा? नहीं। तो ये क्या है? एग्जैजरेटेड है, सिर्फ हमको दिखाने के लिए कि वो कितनी तेज हंसती है। तो ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट दिख रहा है हमको। डी में है, व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, ऐसा कुछ नहीं है, वो नाइस सेफ केज के लिए बोलता है, तो वो एग्जैजरेटेड नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है जो आपका आंसर डायरेक्ट आपको दिख रहा है, कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी वुड टेक द option number 3rd or C. Done? All right. So with this we finally come to an end of the multiple choice questions of these particular chapters and poem. Now the remaining chapters जो कि आपका final जो वीडियो बनेगा based on the first book, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट में आपके जो बचे हुए remaining chapters हैं, उन सबको हम कवर करेंगे in the next video, that is the multiple choice questions of that particular chapters. तो चलिए in the next video we are going to meet very soon, but till then take care of yourself. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। Thank you so much for watching. Bye.